बोलिएगा तो, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय जो था वो क्या कहलाता था? मनरम। क्या कहलाता था? मनरम। चोल काल में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका क्या नाम दिया जाता था? मनरम नाम दिया जाता था। आगे आपको बताना है, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है ना, गुप्त काल का जो राज दरबारी भाषा था वो क्या था? संस्कृत भाषा था। और संस्कृत काल का जो है ना, भारतीय संस्कृति का जो है वो चरमोत्कर्ष जो बोला जाता है वो भी किस काल को बोला जाता है? गुप्त काल को। स्वर्ण काल भी बोला जाता है गुप्त काल को। आगे आपको बताना है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। बिल्कुल सही है। बिंदुसार के समय जो है ना, अशोक जो है वो गवर्नर बनाया गया था, कहाँ का? उज्जैन का। आगे आपको बताना है, किस सातवाहन सम्राट ने गथा सप्तदशई नामक महत्वपूर्ण कृति लिखी थी? हाल के द्वारा लिखा गया था। हाल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? हाल के द्वारा। एक प्रमुख शासक थे हाल, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना। आगे आपको बताना है, एहोल का लाडका मंदिर जो है यह किस देवता को समर्पित है? लाडका मंदिर जो है, एहोल का जो है ना, सो लाडका मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। बिल्कुल सही है। किस देवता को? सूर्य देवता को। बताना है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का जाटों के विरुद्ध ना। ठीक है, ये कंफ्यूजन आज से दूर कर लीजिए। ठीक है ना। मोहम्मद गौरी जो है वो बाद में आता है। पहले कौन आता है? मोहम्मद गजनबी आता है। 998 में वो शासक बनता है और 1000 में जो ईस्वी में जो हमला करता है वो कौन करता है? मोहम्मद गजनबी। कौन करता है? मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनबी जो है ना वो जो है सो 1925 में, सॉरी 1025 में जो है लास्ट टाइम हमला करता है किस पे? कोना सूर्य मंदिर पे। ठीक है ना, सोमनाथ के जो सूर्य मंदिर है उस पे हमला करता है और सोमनाथ मंदिर को वो लूट करके जा रहा होता है। क्या कर रहा था? लूट करके जा रहा होता है। उसी क्रम में जो है ना रास्ते में जाटों के द्वारा जो है उसका पैसा वगैरह छीन लिया जाता है। ठीक है ना। जाट जो है आक्रमण करता है कि नहीं, तुम जो है इसको लूट के नहीं ले जा सकते हो विदेश। तो वो उस समय तो उसका जो धन छीन लेता है वो चला जाता है। और 2 साल बाद 1025 में वो आता है। कौन? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी। और मोहम्मद गजनबी जो है सो 1027 में आकर के 2 साल के बाद और आक्रमण करता है किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। मोहम्मद गजनबी अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। और तब जाकर के उसके बाद जो है जाटों को परास्त कर देता है और फिर बाद में 1030 में उसका मृत्यु हो जाता है। ये किसका कहानी था? मोहम्मद गजनबी का। तो मोहम्मद गजनबी का जो अंतिम युद्ध होता है वो किसके खिलाफ होता है? जाटों के खिलाफ होता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो आता है वो मोहम्मद गौरी होता है। कौन होता है? मोहम्मद गौरी होता है। और मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण होता है वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तो इस दोनों को आप लिख लीजिए। ठीक है ना, कहीं पे अच्छे से, और 2-3 दिन बाद फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा कि मोहम्मद गजनबी किसके खिलाफ अंतिम युद्ध? जाटों के खिलाफ। मोहम्मद गजनबी अंतिम युद्ध किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। ठीक है ना। और मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध किसके खिलाफ? पंजाब के खोखरों के खिलाफ। ठीक है ना। इस दोनों को याद रखिएगा अलग अलग करके, इससे मिक्स हो जाता है। बताना आपको, इब्न बतूता जो है यह किसके शासन काल में भारत आया था? तो सबको पता है, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आगे आपको बताना है, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये मुगल वंशीय शासक अकबर था और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे आपको बताना है, बांडीबास युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर आयर कूट के द्वारा। बिल्कुल सही है। बांडीबास का युद्ध हुआ कब था? 1760 में। 1760 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? किस? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है ना। बांडीबास का जो युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच, जिसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? सर आयरकूट के द्वारा किया जाता है। आगे आपको बताना, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी छपाई का जो मुद्रण यानी कि छपाई का जो मशीन था उसका स्थापना किसके द्वारा? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है ना। और छपाई मशीन का सबसे पहले आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा। ठीक है ना। और भारत में जो मुद्रण मशीन पहली बार स्थापना का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को। ठीक है ना। भारत में सबसे पहला यूरोपीय कौन था? यही पुर्तगालिय था। ठीक है ना। और यूरोपीय आक्रमण की बात कर दे अगर तो क्या बोलिएगा? भारत में सबसे पहले यूरोपीय आक्रमण कौन किया था? तो वो सिकंदर। कौन किया था? सिकंदर। ठीक है ना। और सबसे पहले जो यूरोपीय आया था व्यापार के लिए वो कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। चलिए आगे आपको बताना है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अरविंद घोष के द्वारा। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत कौन देते हैं? अरविंद घोष के द्वारा दिया जाता है। आगे आपको बताना है, मोहम्मद अली जिन्ना को
हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर किसने पुकारा था? हिंदू मुस्लिम दूत का, बोलिए। नहीं, एनी बेसेंट नहीं, सरोजनी नायडू। किसके द्वारा पुकारा गया था? सरोजनी नायडू को, ठीक है ना। आगे आपको बताना, एक पुस्तक लिखते हैं, ठीक है ना, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है ना, जिन्ना करके। तो वो मोहम्मद अली जिन्ना को ही बोला गया था, किसके द्वारा? सरोजनी नायडू को, हिंदू और मुस्लिम के एकता का दूत। आगे आपको बताना, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नेहरू के द्वारा, बिल्कुल सही, दादा भाई नेहरू के द्वारा। दादा भाई नेहरू के द्वारा कितनी बार अध्यक्षता की जाती है? 3 बार। कितनी बार? 3 में। कब कब? 1893, 1893 या 92 है, 1892 है, ठीक है ना, देख लीजिएगा, 1903 है और 1906 में है। आगे आपको बताना है, गांधी इरविन समझौता किसके संबंध में था? 1892 ही होगा, ठीक है ना, 1892, 1903 और 1906 होगा। बताइएगा तो, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? किस आंदोलन से? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ठीक है ना, इरविन जो समझौता करता है गांधी से, वो किस आंदोलन को बंद करने के लिए? असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए। किस आंदोलन को बंद करने के लिए? असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए। कब होता है ये? 1930 में होता है, बिल्कुल सही, 1930 में होता है। और एक बार असहयोग आंदोलन फिर से प्रारंभ होता है 1933 में, और 1934 में इसका लास्ट किया जाता है। आगे आपको बताना है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता कब है? 1931 में होता है। और डेट की बात करें तो 17, दूसरा 12/7/17, ऐसे याद रखना, नवंबर सितंबर नवंबर, ठीक है ना। तो यानी कि 7 सितंबर को दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है, कब होता है? 7 सितंबर को होता है, 7 सितंबर को। पहला कब होता है? 12 नवंबर को, 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को होता है। दूसरा कब होता है? तो 7 सितंबर 1931 को होता है। और तीसरा कब होता है? तो 17 नवंबर 1932 को होता है, ठीक है ना। 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर, नवंबर, ऐसे करके याद रखिएगा। और 30, 31, 32 याद ही रहता है। आगे आपको बताना है, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास के लिए, ठीक है ना। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, CR दास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना ये 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। क्या चीज है ये? इंडियन लिबरल फेडरेशन है। आगे आपको बताना है, कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तारकनाथ दास के द्वारा। किसके द्वारा? तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिए। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की, यानी कि राजा रजवाड़े जो थे, इनकी स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश किया गया था? तो ये याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जो 1939 में। कब होता है? 1939 में। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो शुरुआती अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है, और बाद में इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, ठीक है ना, 1939 वाले विशेष अधिवेशन का। आगे आपको बताना है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभाव गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनल पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? यानी कि सीधा सीधा बताइए कि कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, जिनको महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना, महामना की उपाधि तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। और एक MS अन्ने जी थे। कौन थे? MS अन्ने जी। प्रमुख रूप से मदन मोहन मालवीय का ही नाम देता है। कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 24 नवंबर 1949 को नहीं। देखिए अंगीकृत करने का जब बात आता है ना, तो आप प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि आज तारीख 26 नवंबर 1949, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। इसको अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट करने की जो बात हुई है वो 1949 में ही, ठीक है ना।
लागू करने की बात होगी तब क्या बोलिएगा, तो 1950 में 26 जनवरी को, कब, 26 जनवरी को। और अगर एडप्ट करने की बात करें, अंगीकार करने की बात करें, तो 26 नवंबर, फिर 26 जनवरी ने 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। इसी दिन संविधान पूरा रूप से तैयार हो गया था, हाँ, अंगीकृत किया गया था, वही बात है, एडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के, ठीक है ना, पुर्तगाल के। दादर और नागर जो है ना, ये ब्रिटिश से पहले किसके, भारतीय में शामिल होने से पहले जो है ना, ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। अच्छा बताइएगा, भारत का एकमात्र राज्य है ऐसा, भारत का केवल और केवल एक ही मात्र ऐसा राज्य है जो कभी भी ब्रिटेन का, यानी कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसका अंग्रेज का कभी गुलाम नहीं हुआ। वो कौन सा राज्य है? कौन सा? सतारा राज्य पूछ रहे हैं, हाँ, पंजाब, गोवा, सोच करके एक बार बताइए। वो कभी ना मतलब कि अंग्रेज के अधीन कभी नहीं गया, वो डायरेक्ट जो है, नहीं, सिक्किम नहीं। वो राज्य कौन सा था? गोवा, बिल्कुल सही है। कौन सा राज्य था? गोवा, ठीक है ना। था सब लोगों को पता, लेकिन कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है ना। गोवा, गोवा डायरेक्ट पुर्तगाल से किसको मिला? भारत को। वो उससे पहले वो डायरेक्ट जो है सो पुर्तगाल के हाथ में ही था, अंतिम तक वो पुर्तगाल के हाथ में ही रहा। उसका डायरेक्ट वो किसको मिल गया? भारत को मिला। उस पे अंग्रेजी सत्ता कभी कायम नहीं हो पाई गोवा पे। भारत का एकमात्र राज्य है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपको बताना है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत के मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है ना। भारत के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसी के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। कब? 1980, कब? 1980। चलिए आगे आपको बताना है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। कॉपी छोड़ दीजिए कॉपी मत देखिए रैंक। चलिए आगे आपको बताना है, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। गैर कांग्रेसी जो सबसे पहले जो सरकार बनी थी वो कहां बनी थी? केरल में बनी थी। आगे आपको बताना है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कब किया गया था? 1974 में। 1974 में, ठीक है ना। पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया, किस तिथि को मनाया गया? 5 जून को। कब मनाया गया? 5 जून को। वो कब मनाया गया? 1974 को मनाया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आगे आपको बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस देश ने मनाया था? स्टॉकहोम। बहुत अच्छा। किसके द्वारा मनाया गया? तो स्टॉकहोम। बताइएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च भारत में कब किया गया? 1992 में। 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया? 1973, ठीक है ना, 1973। चलिए आगे आपको बताना है, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय के लिए किस प्राणी का बृहद तौर पर दोहन किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में चीरू का। किसका? चीरू का, ठीक है ना, चीरू का। आगे आपको बताना है, काटोजोना एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। काटोजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। किससे है? जैव सुरक्षा से, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, जैव सुरक्षा से। काटोजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? नागोया का, नागोया प्रोटोकॉल से। ओजोन संरक्षण से। किससे है? ओजोन संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? ओजोन संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? ओजोन संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब था? 2014 नहीं, वो नागोया का लागू होने का बात करें, 2005 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कब आता है? 1987 में। कब आता है? 1987 में। 2 साल के बाद लागू हो जाता है 1985 में। किससे संबंधित? 2 साल के बाद लागू हो जाता है 1989 में, ठीक है ना, 2 साल के बाद 1989 में। अब 85 का है मुंह से निकला, 85 के पीछे भी कारण समझ लीजिए। दुनिया में सबसे पहले ओजोन संरक्षण को लेकर के जो प्रोटोकॉल बना था वो बना था वियना प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल बना था? वियना प्रोटोकॉल, ठीक है ना। 85 में बना, 85 में ही लागू हो गया था, ठीक है ना। वो वियना प्रोटोकॉल जो किसके लिए था? ओजोन संरक्षण को लेकर के। बाद में चल करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनता 1987 में, 2 साल के बाद। 85 के 2 साल के बाद 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से लेकर के, और उसके बाद 2 साल के बाद वो लागू हो जाता है 89 में। पूरे विश्व में एक साथ लागू हो जाता है
वियना प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और 2014 जो बोल रहे हैं ना, वो नागोया प्रोटोकॉल के लागू होने का समय है, जबकि नागोया प्रोटोकॉल जो आया है वो कब आया है, तो वो 2010 में ही आया। कब आया है, 2010 में ही आया है नागोया प्रोटोकॉल। चलिए आगे आपको बताना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मापदंडों को अधिसूचित किया गया था। तो ये 86 के तहत जो है ना सबसे पहले 1994 में किया गया था। ये क्या था समझिए, 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया ना, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है इसके आकलन के लिए सबसे पहली बार जो जारी किया गया था इंडेक्स, वो कब किया गया था, 1994 में। कब किया गया था, 1994 में। चलिए आगे आपको बताना है, क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड ओजोन लेवल को क्या कहते हैं, बैड ओजोन कहते हैं, ठीक है ना। क्षोभ मंडल में, क्योंकि यहां से तो स्टार्ट ही हो रही है, ठीक है ना, 20 किलोमीटर से लेकर के स्टार्ट ही हो रही है, तो इसके लिए इसमें जो ओजोन मिलता है ना, बहुत हल्का फुल्का ओजोन मिलता है, इसके लिए इसको बैड ओजोन कहते हैं। आगे आपको बताना है, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कौन सा है। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन अभी एसआई में भी पूछा था, ठीक है ना। भारत का पहला जो समुद्री जैव विविधता के लिए, ठीक है ना, बायोडायवर्सिटी के लिए जो राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया था वो कौन था, तो गुजरात का जामनगर। कौन सा था, गुजरात का जामनगर था। आगे आपको बताना है, इकोटोन में जो प्राणियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, ऐसी ये प्रजातियां क्या कहलाती है। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं, तो एज प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, एज प्रजाति, ठीक है ना, एज प्रजाति। चलिए आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005। कब हुआ था, 2005 में। आगे आपको बताना है, कृषि योग्य कमांड के क्षेत्र की गणना का क्या कार्य है। कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की गणना का क्या कार्य है। ये जो है ना सिंचित भूमि के लिए एक रिकॉर्ड तैयार करता है। क्या करता है, सिंचित भूमि के लिए एक रिकॉर्ड तैयार करता है। आगे चलिए आपको बताना है, किस प्राणी में रक्त नहीं होता है, तो हाइड्रा में। ऑप्शन अकॉर्डिंग था, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा, हाइड्रा में रक्त क्यों होगा। आगे आपको बताना है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा कौन सा, जिसका भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगा। कौन सा, गामा किरण का। बहुत अच्छा, किसका, गामा किरण का। आगे आपको बताना है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले एक्वारेजिया में क्या चीज रहता है। एक्वारेजिया का निर्माण किससे किससे होता है, HCl और HNO3। बिल्कुल सही है, HNO3, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों रहता है मिला हुआ, इसी को एक्वारेजिया कहते हैं। और इसका कभी कभी रेशियो पूछ देता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 3 क्या रहता है उसमें, 3 किस, हाँ 1:3 या फिर 3:1, जैसे बोलना बोलिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या रहता है। तो HNO3 कितना रहता है, 3 अनुपात रहता है। नहीं, HNO3 जो है ना वो बहुत प्रबल अम्ल है। कैसा है, बहुत प्रबल अम्ल है। वो 1 यूनिट रहेगा, ठीक है ना। कितना यूनिट रहेगा, 1 यूनिट। और 3 यूनिट रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या रहेगा, HCl, 3 यूनिट रहेगा। यानी कि आपको अगर मान लीजिए कि 4 लीटर का अगर घोल तैयार करना है, तो आप 3 लीटर क्या ले लीजिए, HCl ले लीजिए, और 1 लीटर क्या लीजिए, HNO3 ले लीजिए, और 4 लीटर का घोल तैयार कर लीजिए। और वो घोल क्या कहलाएगा, एक्वारेजिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्वारेजिया कहलाएगा। आगे आपको बताना, वो जो है ना सोना वगैरह को साफ करने के लिए, हाँ उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इतना वो ज्यादा मतलब रहता है घुलन, मतलब बना लेता है कंसंट्रेटेड, कि अगर उसमें सोना को डाल दीजिएगा तो सोना को अपने आप में समा लेता है, वो घुला लेता है। चलिए आगे आपको बताना है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है। एक दिन पहले भी बताए थे, पेलेग्रा। कौन सा, पेलेग्रा होता है, ठीक है ना। विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। और बाल भी पकता है इसी विटामिन की कमी से, और विटामिन 6 की कमी से बाल झड़ता है, डेंड्रफ होता है विटामिन B7 के कारण। चलिए आगे आपको बताना है, यदि, हाँ B5 से, ठीक है ना, नियासिन से, नियासिन, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ना। पेलेग्रा रोग जो होता है, हाँ ठीक है, विटामिन B3 होगा, ठीक है ना। इसमें B5 लिख दिया है, ठीक है, गलत है, ठीक है ना। पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं B5 को, और पेंटाथोनिक एसिड से पेलेग्रा नहीं होता है। पेलेग्रा जो होता है वो विटामिन B3 से होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, नियासिन। केमिकली वो नियासिन होता है। B2 को क्या बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। भूल गए क्या, पिछले क्लास में तो बताए थे ना। चलिए आगे बताना है, जो गैस के नियम का पालन करती है उसे क्या कहते हैं, कैसी गैस कहलाती है, आदर्श गैस। कैसी गैस कहलाती है, आदर्श गैस, आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है ना। आगे बताना, वह ताप जिस ताप पर ठोस और द्रव का समान वाष्पों में हिमांक होता है, क्या देखिए ध्यान से समझिए, वह ताप
जिस पर ठोस और द्रव रूपों का समान वाष्प दाब होता है, वैसे ताप को क्या कहते हैं? वो हिमांक ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक ताप कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। वह ताप जिस पर ठोस और द्रव द्रव रूपों का समान वाष्प दाब होता है, वैसे ताप क्रम को क्या कहते हैं? तो हिमांक ताप कहते हैं। ठीक है ना, आगे बताना है, वह प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था? यूरिया। यूरिया यूरिया ठीक है ना, यूरिया। यूरिया में अमोनिया का मात्रा पाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बताना है, उस पादप उत्तक का नाम बताइए जो भोजन उपचयों का संवहन करता है, यानी कि भोजन का जो है ना, जो परिवहन करता है पादप उत्तक में, वो कौन सा पादप उत्तक है? हाँ, कौन सा? फ्लोएम। कौन सा है? फ्लोएम है। ठीक है ना, फ्लोएम उत्तक है। जो भोजन का परिवहन करता है वो फ्लोएम उत्तक है, और जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम उत्तक है। ठीक है ना, आगे आपको बताना है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को, एक बार सब लोग बताइएगा, जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। ठीक है ना, सब लोग को बोल रहे हैं बोलने के लिए। ठीक है ना, कौन थे? पीएन भगवती। ठीक है ना, पीएन भगवती। पिछले क्लास में बताया थे ना, ये पीएन भगवती के सिफारिश पे, पीएन भगवती के प्रयासों से ही भारत में पीआईएल लागू हो पाया, जिसको जनहित याचिका बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, आगे आपको बताना है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। पामस्टन नहीं, विंस्टन चर्चिल। ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल। आगे आपको बताना है, निक्स ओलंपिया पर्वत कहां पे है? मंगल ग्रह पे। निक्स ओलंपिया कहां पे है? मंगल पे। ठीक है ना, बताइए तो राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाते हैं हम लोग? 22 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए आगे आपको बताना है, गौतम बुद्ध की माता जो है किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से। पिता शाक्य वंश से। पिता जो थे किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताना है, सोनगिरी का जो है ना, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जो है जैन तीर्थस्थल, यह किस राज्य में है? यानी कि सोनगिरी जो है ना, ये तीर्थस्थल के लिए प्रसिद्ध है, और किस तीर्थस्थल के लिए? तो जैन तीर्थस्थल के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में पड़ता है? सोनगिरी मध्य प्रदेश में, गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में। सोनगिरी कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे आपको बताना, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, कृष्णदेव प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे, कृष्ण प्रथम। यानी कि इसमें जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन पूछता है ना, वो सीधे पूछेगा कि एलोरा का जो मंदिर है ना, किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। आगे आपको बताइएगा, कनिष्क की राजधानी कहां थी? पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है ना, पुरुषपुर या पेशावर। वर्तमान के या पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। आगे आपको बताना है, बनवाली एक प्रचलित स्थल है जिसकी खुदाई जो है ना, सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह बनवाली किस राज्य में है? कहां है? हरियाणा में है। कहां पे है? हरियाणा में है। ठीक है ना, हरियाणा में है, हिसार जिला में पड़ता है। और इसका जो खुदाई हुआ था ना, वो 1973-74 में हुआ था। कब हुआ था? 1973-74 में हुआ था। चलिए आगे आपको बताना है, और बनवाली का खोज को किसके द्वारा किया गया था? शायद इसका खोज जो है ना, सूरज भान के द्वारा किया गया था, बनवाली का। ठीक है ना, हाँ। चलिए आगे आपको बताना है, बीबी लाल और बीके थापड़ हो जाते हैं यहाँ के, क्या हुआ? अरविंद सिंह विशिष्ट के द्वारा बनवाली का खोज ना, रविंद्र सिंह। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, कंफ्यूजन है। ठीक है ना, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे आपको बताना है, किस शासक के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से जो है ना, बिदर स्थापित कर ली थी? किस शासक के, देखिए, किस शासक के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी जो है ना, ये गुलबर्ग से स्थानांतरित करके बिदर बनाई थी? तो अहमद शाह के शासन काल में। किसके शासन काल में? अहमद शाह के शासन काल में। आगे आपको बताना है, खालसा पंथ की स्थापना जो है, स्थापना एवं धर्म प्रचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? यानी पाहुल प्रणाली का प्रचलित जो किए थे, कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां पे है? हाँ, पटना साहिब में है। ये बिहार में ही पड़ता है, पटना के निकट। आगे आपको बताना है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को किस नाम से जाना जाता था? हाँ, लोक निर्माण विभाग को। ठीक है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो था, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको सोहरत ए आग। क्या नाम थे? सोहरत ए आम। आग नहीं, सोहरत ए आम। सोहरत ए आम, ये पब्लिक निर्माण विभाग था मुगल काल में। आगे आपको बताना है,
फतुहात उल सलातीन की रचना किसके द्वारा की गई थी? फतुहात उल सलातीन की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसामी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? इसामी के द्वारा। फतुहात उल सलातीन का जो रचना किया गया था किसके द्वारा? इसामी के द्वारा। और इसी फतुहात उल सलातीन पुस्तक है जिसमें जो है ना सो सबसे पहले तुर्क ए चहलगान जो था, ठीक है ना, 40 तुर्कों का जो एक संगठन था जिसका स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। उसका जो वर्णन है ना सबसे पहले ये इसामी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है सो फतुहात उल सलातीन में ही मिलता है। चलिए, हाँ, इसामी के द्वारा लिखा गया था, इसामी। आगे आपको बताना है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य कांग्रेसी शासक में मिलाया था? सतारा को मिलाया था। बिल्कुल सही है, सतारा को मिलाया था। क्वेश्चन पूछता है कि अपहरण की नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे आपको बताना है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा की गई थी। बताइएगा तो कमाटा मारू की स्थापना, ये जो घटना हुई थी यह किस वर्ष हुई थी? 1914 में हुआ था, ठीक है ना, 1914 में हुआ था। ये जो है ना सो बाबा गुरुदत्त एक व्यक्ति थे जो कनाडा से जो है ना सो भारतीयों को ला रहे थे, ठीक है ना, कनाडा से भारतीयों को ला रहे थे। एक जापानी शिप को जो है लिए थे ये रेंट पे। उसी जापानी शिप का नाम जो है कमाटागारू था, ठीक है ना, जिसको अंग्रेज सैनिकों के द्वारा जो है ना रोक दिया गया था और बताया गया था कि कुछ को जो है तो तलाशी के दौरान कुछ का हत्या भी कर दिया गया था। और ये घटना हुई कब थी? तो 1914 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कमाटामारू गारू जो है ये किस देश का जहाज था? तो जापानी जहाज था। किस देश की यात्रा से आ रहा था? तो कनाडा की यात्रा। किस देश की यात्रा से? कनाडा की यात्रा से, ठीक है ना। और कब घटा था ये घटना? तो 1914 में। किसके द्वारा ये रेंट पे लिया गया था जहाज? तो बाबा गुरुदत्त के द्वारा। बाबा गुरुदत्त के द्वारा। रेंट पे कौन लिए थे? भाड़ा पे कौन लिए थे? बाबा गुरुदत्त के द्वारा लिया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहां की थी? 1905 में कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। आगे आपको बताना है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कहां की गई थी? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना कहां की गई थी? तो दिल्ली में किया गया था। कहां पे किया गया था? दिल्ली में। क्या चीज था ये? अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना, ठीक है ना। बताइएगा तो केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है ना। केसरी समाचार पत्र जो है ये किस भाषा में लिखी जाती थी? केसरी मराठी भाषा में लिखी जाती थी। केसरी किस भाषा में लिखी जाती थी? मराठी भाषा में, ठीक है ना। और एक और समाचार पत्र था जिसका नाम था मराठा, ठीक है ना। क्या नाम था? मराठा। वो किस भाषा में लिखी जाती थी? अंग्रेजी में लिखा जाता था, ठीक है ना। और ये दोनों जो है सो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है ना। छोड़ देते हैं आज, बंद कर दीजिएगा।